Welcome to Pathshala. Today we will discuss different modes of heat transfer. किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो हायर टेम्परेचर पे है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो मान लिया लोअर टेम्परेचर पे है, और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर मेनली तीन प्रोसेसेस के थ्रू होता है। या तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू होगा, या कन्वेक्शन की प्रोसेस से थ्रू होगा, या फिर रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू होगा। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इनकी बेसिक कंडीशंस होती हैं, वो आज हम सारी देखेंगे। तो अगर हम कंडक्शन से शुरू करें तो कंडक्शन में क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो मेनली हीट ट्रांसफर होता है वो मेनली कंडक्शन की वजह से होता है। तो मान लिया एक रॉड है, एक सॉलिड रॉड है, और इस एंड को हम मान लिया एक बर्नर लगा के गर्म कर रहे हैं। एक बर्नर है, गैस बर्नर है, और इस एंड को हम हीटअप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब ये एंड हीटअप होना शुरू होगा तो हीट जो है वो इस एंड से इस एंड तक ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, यानी इस एंड का जो टेम्परेचर होगा वो भी टाइम के साथ इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर की, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। इसमें क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस जो मेनली अगर करती है वो मेनली सॉलिड्स में अगर करती है। इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते, अपनी अपनी जगह पे ही रहते हैं, फिक्स रहते हैं, सिर्फ हीट को ट्रांसफर होने देते हैं। ठीक होगा क्या, जब आपने इस एंड को गर्म किया तो यहां पे जो एटम होगा उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म होती है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू करेगा। ये जो एटम है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू करेगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो ऑसिलेशन की प्रोसेस में वो जो पास वाला एटम है उसको उसके साथ कोलिजन करेगा, तो वो जो पास वाला एटम है वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। उसके कोलिजन की वजह से नेक्स्ट जो एटम है वो भी ऑसिलेट करना शुरू करेगा। इस तरह से एटम्स के बीच में कोलिजन होता जाएगा और वो सारे ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, और फाइनली ये जो इधर जो एटम होगा वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे इन सारे एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ उनकी काइनेटिक एनर्जी का उनकी काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने का एक मेथड होता है। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है, तो जब इस तरह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो मॉलिक्यूल या एटम्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन से हट नहीं रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन पर ही ऑसिलेट कर रहे हैं और कोलिजन्स के थ्रू हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में मान लिया एक वेसल है और वेसल में कोई लिक्विड फिल किया, लिक्विड है। कन्वेक्शन प्रोसेस जो मेनली कन्वेक्शन की प्रोसेस से जो मेनली हीट ट्रांसफर होता है वो उन सब्सटेंसेस में होता है जो कि फ्लो कर सकते हो। फ्लो करने के लिए मतलब या गैसीय सब्सटेंस होंगे या लिक्विड सब्सटेंस होंगे। फ्लूइड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो मेनली प्रोसेस क्या होती है, कन्वेक्शन। सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो मेनली प्रोसेस क्या होती है, कंडक्शन। और अब आपने गैस बर्नर लगा के इसके नीचे वाले हिस्से को गर्म करना शुरू कर दिया। ये मान लिया गैस बर्नर है, ये गैस की पाइप है। ठीक, अब क्या होगा, इसमें ये जो नीचे वाला लिक्विड का सैंपल है ये सबसे तेजी से गर्म होगा। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हमने देखा जब भी किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, उसकी डेंसिटी कम होना शुरू होती है। तो ये जो सैंपल है इसको अगर हम दूसरे कलर से दिखाएं तो ये जो सैंपल है ये गर्म होना शुरू होगा, इसकी डेंसिटी कम होनी शुरू होगी, इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, एक्सपेंड करेगा। जैसे इसकी डेंसिटी कम होगी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये एक्सपेंड करेगा, इस पर इसका जो वायंसी फोर्स है वो उसको ऊपर लेके जाएगा। जो सिस्टम में हल्का, इस लिक्विड में जो हल्का सैंपल होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। किस फोर्स की वजह से, बायंसी फोर्स की वजह से। इसके ऊपर या नीचे मूवमेंट में कौन मेन रोल प्ले कर रहा है, ग्रेविटी। ठीक है, तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो उसकी जगह लेने के लिए जो ठंडे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या ठंडे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और ये सैंपल कहाँ आ जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा सैंपल गर्म होगा वो ऊपर पहुंचेगा, उसकी जगह और जो रिलेटिवली कोल्ड
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से एक साइकिल चलती जाएगी, नीचे गर्म होगा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर गर्म होगा ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो इस साइकिल को हम कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल। और इस तरह से पूरा लिक्विड जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस होती है, जब इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ये जो करंट्स हो रही हैं, जो साइकिल्स क्रिएट हो रही हैं, इनको हम कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल या कन्वेक्शन करंट्स। ठीक, कन्वेक्शन करंट्स दो तरह से फ्लो होती हैं, या तो फोर्स कन्वेक्शन होता है या नेचुरल कन्वेक्शन होता है। जब सिर्फ ग्रेविटी रोल प्ले कर रही है, बायंसी फोर्स लग रहा है, उसी से मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये है आपका नेचुरल कन्वेक्शन। लेकिन अगर मैं इसमें एक स्पून डाल के इसको स्टिर कर दूं तेजी से, एक मैंने स्पून डाली है और स्पून को रोटेट करा दिया, स्पून से ये पूरा सैंपल स्टिर कर दिया तेजी से, तो अब जो साइकिल नई क्रिएट हो जाएंगी, तो वो क्या होंगी, फोर्स कन्वेक्शन साइकिल्स होंगी। और इस तरह के कन्वेक्शन को हम बोलेंगे फोर्स कन्वेक्शन। ठीक, ऐसे समझो, मान लिया चाय का कप है एक, ठीक, और चाय गर्म है, तो क्या होगा, इस चाय के गर्म होने की वजह से जो आउटर लेयर है, यहाँ पे आउटर लेयर के पास जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होंगे, तो वो गर्म हो जाएंगे, वो ऊपर उठ जाएंगे, तो उनकी जगह ठंडे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एयर के, फिर वो गर्म होंगे, वो ऊपर उठेंगे, फिर उनकी जगह और ठंडे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इस तरह से उस चाय के कप की आउटर लेयर पे एक कन्वेक्शन साइकिल्स क्रिएट हो जाएंगी, और ये नेचुरल कन्वेक्शन साइकिल्स हैं। और ये कन्वेक्शन साइकिल चाय की जो हीट है वो धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगी, चाय का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने अपर सरफेस पे फूंक मारना शुरू कर दिया, यानी जो गैस सैंपल जो एयर के सैंपल गर्म हो रहा था, यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे थे, उसको आपने फूंक मार के हटाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो कन्वेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्लियर? ठीक, अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन समझना है आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। फिर से समझ लो आप, हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे उसका टेम्परेचर कम हो चाहे उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, हर ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एमिट करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हायर फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा, हायर फ्रिक्वेंसी या लोअर वेवलेंथ, एक ही बात होती है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो लोअर फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा। ठीक, लेकिन हर ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। ये जो रेडिएशन होता है ये बेसिकली क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो एक मान लिया हॉटर ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T1 है, और उसकी विसिनिटी में मान लिया एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, इसका टेम्परेचर T2 है। ठीक, T1 वाला भी रेडिएशन एमिट कर रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, और T2 वाला भी रेडिएशन एमिट कर रहा होगा अपने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। ठीक, लेकिन अगर T1 की वैल्यू ज्यादा है T2 से, बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास, सरफेस एरिया, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो T1 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब T1 से एमिट होने वाला रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी, और T2 से एमिट होने वाले रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर ये रेडिएशन किसी थर्ड ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है आपका, T1 का रेडिएशन इस पे गिर रहा है, T2 का रेडिएशन भी इस पे गिर रहा है, और अगर ये इनको एब्जॉर्ब कर लेगा तो T2 से थर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, सेकंड ऑब्जेक्ट से थर्ड ऑब्जेक्ट पे हीट ट्रांसफर हो रही है। इसी तरह से फर्स्ट ऑब्जेक्ट से थर्ड ऑब्जेक्ट पे क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। और इस हीट ट्रांसफर में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है, इसमें न मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं, ना ही मॉलिक्यूल्स खुद हीट एनर्जी लेके जा रहे हैं, फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, फिर हीट एनर्जी लेके जा रहे हैं, फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इसमें मीडियम की जरूरत ही नहीं है, इसमें कोई किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। यहाँ बीच में परफेक्टली वैक्यूम हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में परफेक्टली ट्रेवल करती हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है सन से जो हीट एनर्जी अर्थ पे आती है। सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा रीजन ऐसा है जो कि वैक्यूम है, लेकिन फिर भी
सन से एनर्जी अर्थ तक आती है, इसका मतलब वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आती है, वो रेडिएशन के थ्रू आती है। सनरेज जो है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विजिबल लाइट जो है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को पंप करते हुए किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। मीडियम की जरूरत नहीं भी है, मीडियम होगा तो भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड जो होती है वो सेम होती है। किसी भी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, किसी भी वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वैक्यूम में स्पीड फिक्स होती है और वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, C से। क्लियर। तो अभी हमने बेसिक्स देखे हैं कि बेसिकली हीट ट्रांसफर टोटल तीन टाइप से हो सकता है। पहला टाइप क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह फिक्स रहते हैं, सिर्फ हीट एक साइड से दूसरी साइड में पास करते रहते हैं, ठीक। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते। कन्वेक्शन मेजरली उन्हीं सब्सटेंसेस में होता है जो सब्सटेंस फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड हुआ या गैस हुआ। कंडक्शन सिर्फ किस में होता है, मेजरली उनमें होता है जो जैसे कि सॉलिड्स, जिनमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह फिक्स रहते हैं, अपनी अपनी मेन पोजीशन पे। तो कन्वेक्शन में मीडियम के मॉलिक्यूल्स हीट लेते हैं और वो मूव कर जाते हैं, उसकी जगह दूसरे मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो भी हीट लेते हैं, वो भी मूव कर जाते हैं। फिर तीसरे मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो भी हीट लेते हैं, वो भी मूव कर जाते हैं। इस तरह से एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल। कन्वेक्शन साइकिल दो तरीके से होती है, या तो नेचुरल कन्वेक्शन साइकिल या फोर्स कन्वेक्शन साइकिल। नेचुरल में भी ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहा है, नेचुरल में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बायोंसी फोर्स, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा अगर कोई आप फोर्स का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप पंखे का यूज़ कर रहे हो या किसी स्पून को तेज़ी से, स्पून डाल के तेज़ी से स्टर कर रहे हो मीडियम, ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो उसको वो किस कैटेगरी में जाएगा, फोर्स्ड कन्वेक्शन की कैटेगरी में। उसके बाद आया रेडिएशन। रेडिएशन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हर ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एब्जॉर्व कर लेगा तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो इस तरह से जब हीट ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहते हैं रेडिएशन। तो कंडक्शन सिर्फ किसके लिए है, सॉलिड के लिए मेनली। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस के लिए, और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। और एट द सेम टाइम रेडिएशन जो है वो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। क्यों, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर जो है वो रेडिएशन मूव कर जाता। तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। क्लियर। तो अब हमें सबसे ज्यादा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कंडक्शन, ठीक। इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन में कैसे हीट ट्रांसफर होता है उसको भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे और उसके लिए फिर एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, ठीक। तो अभी क्या है, अभी हमने एक रॉड ली है जिसकी लेंथ मान ली a है, जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अगर यहाँ पे कट करें तो एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन होगा वो a दिया है, ठीक। और थर्मल कंडक्टिविटी दी है आपको k। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि कोई मटेरियल जो है, कोई सब्सटेंस जो है, कोई मेटल जो है वो कितनी तेजी से हीट फ्लो कर सकता है, बाकी सारी कंडीशन सेम रहे तो कितनी तेजी से हीट फ्लो कर सकता है, उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो बैड कंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो हम आगे देखेंगे। और उस रॉड को हमने दो टेम्परेचर के बीच में रखा हुआ है। एक आपका जो रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर T1 है, ये हॉट है, T1 की जो वैल्यू है वो T2 से क्या है ज़्यादा, तो रिलेटिवली T1 टेम्परेचर T2 से क्या है ज़्यादा, तो ये हॉट है और ये क्या है, ये रिजर्वॉयर जो है वो कोल्ड है। रिजर्वॉयर
मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर से हीट निकाल लो या उसको हीट दे दो, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और उसके बीच में रॉड लगा दिया, तो रॉड जो है अब हीट कंडक्ट करेगी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ, तो इसमें हीट करंट जो फ्लो होगी वो इस तरह से फ्लो होगी। ठीक है, अब होगा कैसे, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा वो जरा वो देखते हैं। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये जो हिस्सा इसके साथ कांटेक्ट में है, तो इस रॉड के जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इनके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ये तेज़ी से ऑसिलेट करना शुरू करेंगे इस तरह से। ठीक, जब वो ऑसिलेट करेंगे तो अपने जो पास वाले एटम्स होंगे उनको हिट करेंगे, अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगे, तो उनके हिटिंग की वजह से उनका ऑसिलेशन भी, उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से वो अपने पास वालों को हिट करेंगे ऑसिलेट करते हुए, तो वो भी तेजी से ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे ज़्यादा एम्पलीट्यूड में। ठीक, इसी तरह से कोलिजन हो के ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर्म में। उनकी ज़्यादा एनर्जी का मतलब है उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कम एनर्जी का मतलब उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। तो इस तरह से ये एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से हीट ट्रांसफर होगी। ठीक, यहाँ के मॉलिक्यूल्स दे हैव ग्रेटर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय कोलिजन। ठीक, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक और मोर इफेक्टिव मैकेनिज्म होती है हीट कंडक्ट करने की। क्या होती है वो वही मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के अलावा, एटम्स के कोलिजन के अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैकेनिज्म होती है ये ज्यादा इफेक्टिव होती है हीट कंडक्ट करने के लिए। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के रिलेटिव टू अदर सब्सटेंसेस, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। इवन हम ये कह सकते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन मेटल जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे मटेरियल में रैंडमली मूव करते हैं। ठीक, तो जो इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उस तरफ वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके जाएंगे, और जब मूव करते हैं तो कोलाइड वोलाइड भी करते रहते हैं आपस में। जब यहां पहुंचेंगे तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके पहुंचेंगे, तो इधर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इधर से जो उधर पहुंचेंगे वो कम काइनेटिक एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरह से कन्वेक्शन साइकिल सी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनका मूवमेंट एंटायरली रैंडम होता है। कन्वेक्शन साइकिल हम नहीं कह सकते, क्योंकि कन्वेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्टेड होता है। जो हॉट पार्ट है वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो कोल्डर पार्ट है वो नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये डायरेक्टेड मूवमेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो इनके अंदर मूव कर रहे हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मूवमेंट है वो हीट को क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है। ठीक, अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा वो आपको ढंग से समझना है। उससे पहले आपको एक चीज समझनी है जिसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट क्या होती है, उससे पहले अभी तक आपने जो देखा वो सिर्फ ये देखा कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर की दो मैकेनिज्म है। पहली मैकेनिज्म क्या है, वाया कोलिजन्स, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं और हीट जो एनर्जी है वो आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। और दूसरी जो मैकेनिज्म है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट लेके रैंडमली मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उधर से जो कोल्ड मतलब कम एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस आ जाते हैं। इस तरह से हीट जो है वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की मैकेनिज्म सिर्फ मेटल्स के पास होती है, इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक, अब स्टडी स्टेट क्या होती है वो आपको समझना है। मान लिया इस एंड का टेम्परेचर था T1 और इस एंड का टेम्परेचर था T2, और उसके बीच में आपने एक रॉड इंसर्ट किया। रॉड का मान लिया कुछ भी टेम्परेचर होगा, T1 टू T2 के बीच में कुछ होगा, या T2 ही मान लिया, रॉड का टेम्परेचर मान लिया T2 था। ठीक है, T1 हायर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर है। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा, जो यहां से हीट आएगी, ठीक है, तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें से उस अपनी आने वाली हीट का कुछ हिस्सा ले लेंगे अपने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और बची हुई हीट आगे ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल होगा इस आई हुई हीट का कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और बची हुई हीट वो आगे ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह से हीट ट्रांसफर होगी।
ठीक है, हीट इधर से आती जाएगी, कुछ कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होता जाएगा, बाकी ट्रांसफर होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब हीट एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगी। ये जो हीट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे, जो भी हीट यहां से आएगी वो पूरी की पूरी यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं स्टडी स्टेट। यहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा T1, यहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा T2, और रॉड के इंटरमीडिएट पार्ट का टेम्परेचर जो भी होगा वो T1 और T2 के बीच में होगा। अगर हम इसको ग्राफ बना के समझाएं कि कितना होगा टेम्परेचर रॉड के इंटरमीडिएट पार्ट का, वो कुछ इस तरह से होगा। मान लिया इस एंड का टेम्परेचर है T1 और इस एंड का, ये जो एंड है सेकंड एंड जो है, इसका कुछ टेम्परेचर है T2। ठीक है, ये जो y एक्सिस है वो टेम्परेचर एक्सिस मान ली मैंने, ये टेम्परेचर T1 है, ये वाला टेम्परेचर T2 है। T1 की वैल्यू T2 से क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि इस तरह से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, इस एंड, ये एंड हायर टेम्परेचर पे T1 पे, ये वाला एंड लोअर टेम्परेचर पे T2, और इन बिटवीन जो टेम्परेचर होगा वो लीनियरली वेरी कर रहा होगा। यानी अगर आपको यहां से x डिस्टेंस पे रॉड का जो पार्ट है उसका टेम्परेचर अगर आपको फाइंड करना है तो आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। ठीक, इसका टेम्परेचर T अगर फाइंड करना है तो आप इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। कैसे? रॉड की मान ली टोटल लेंथ है L। ठीक, तो पहले हम फाइंड करेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा? तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक, उसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो वो हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन L। ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस रेट से पर यूनिट लेंथ कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है वो ये है T1 माइनस T2 अपॉन L। T1 से टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ कितना पहुंच गया? T2 पहुंच गया। कितनी लेंथ में? L लेंथ में। तो पर यूनिट लेंथ कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है? T1 माइनस T2 बाई L। ठीक, तो x लेंथ में कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा? तो वो होगा x टाइम्स T1 माइनस T2 बाई L। इतना टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। कहां से? T1 से, क्योंकि स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है? T1। तो T1 माइनस ये वैल्यू किसकी होगी? ये T की वैल्यू होगी। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, आप इस रॉड के किसी भी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो स्टडी स्टेट आने के बाद। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, या आप खुद फिर से वीडियो रिपीट कर सकते हो कि ये एक्सप्रेशन आया कैसे। क्लियर? ठीक है, तो स्टडी स्टेट आपको समझ में आ गई कि जब रॉड के सभी पार्ट्स का टेम्परेचर जो होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाता है। लेंथ के साथ कांस्टेंट नहीं होगा। इस एंड का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा, इस एंड का टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा, लेकिन टाइम के साथ जिस पार्ट का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। ठीक, तब उस स्टेट को हम कहते हैं स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट की खास बात ये होती है कि यहां से जितनी हीट रॉड में एंटर करेगी उतनी हीट यहां से क्या कर जाती है? एग्जिट कर जाती है। रॉड अब खुद हीट जो है वो कंज्यूम नहीं कर रही है। ठीक, तो हम जो एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं हीट कंडक्शन का वो स्टडी स्टेट के लिए ही लिखने जा रहे हैं। आप यहां देखो, जो हीट करंट फ्लो हो रही है, हीट करंट मतलब जो हीट फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ हीट फ्लो जो है, जिसको आप हीट करंट कह रहे हो, तो स्टडी स्टेट में एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि जो हीट करंट होती है, जिसको आप dQ/dt कह सकते हो या H भी कह सकते हो, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, इसको आप H भी कहते हैं हम, वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। यानी T1 माइनस T2, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा रॉड की लेंथ के अलोंग, उतनी तेजी से हीट फ्लो होगी। जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी स्लो हीट फ्लो होगी। पहली बात। दूसरी बात क्या समझ में आई कि ये जो हीट करंट है ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो आप? ठीक है, इस रॉड को अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन से कट कर दो तो जो एरिया आने वाला है यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा तेजी से हीट फ्लो होगी। ठीक, और तीसरा रिजल्ट ये आया कि जो हीट फ्लो है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना कम हीट फ्लो होगी। जितनी कम लेंथ होगी, जितना ये T1 और T2 के रिजर्वॉयर जितने पास होंगे, जितनी रॉड छोटी होगी उतना हीट फ्लो तेजी से होगा। और जितने ये T1 T2 रिजर्वॉयर दूर होंगे, जितनी रॉड की लेंथ ज्यादा होगी उतनी ये हीट फ्लो
स्लो होगा। एक्चुअली जो हीट फ्लो होता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि पर यूनिट लेंथ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट इस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पर यूनिट लेंथ टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी तेजी से हीट फ्लो होगी। तो अगर पहले और दूसरे टर्म को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और इसमें एरिया से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका फाइनल रिजल्ट ये आया, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है या हीट करंट की जो वैल्यू है वो इस टर्म के प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनलिटी अगर हम हटाएंगे, इक्वलिटी लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कांस्टेंट ही थर्मल कंडक्टिविटी होता है। जिस मटेरियल की रॉड बनी है उस मटेरियल का क्या होता है, वो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, तो कंडक्शन का जो फॉर्मूला आया आपका, तो जो हीट करंट आ रही है उसमें हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड हीट करंट, इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। क्लियर? K क्या है, K के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। K है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, टेम्परेचर डिफरेंस वही है, रॉड की लेंथ वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है, तो जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसमें हीट कंडक्शन तेज़ी से होगा, जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी उसमें हीट कंडक्शन स्लो होगा। नाम ही है उसका, थर्मल कंडक्टिविटी, कितनी तेज़ी से हीट का कंडक्शन हो रहा है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे यूनिट, तो ये है आपकी जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड। लेंथ, एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर है तो 1 मीटर यहाँ बचेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में, तो इसकी जो यूनिट आने वाली है वो आने वाली है जूल पर सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन। जूल पर सेकेंड वॉट बन जाता है तो इसकी यूनिट बन जाएगी वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में हो या डिग्री सेंटीग्रेड में हो एक ही बात होती है, तो इसकी यूनिट ये भी बन सकती है वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी मटेरियल की वो फिक्स नहीं होती, वो टेम्परेचर के साथ स्लाइटली वेरी करती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ या टेम्परेचर डिक्रीज होने या टेम्परेचर चेंज होने के साथ स्लाइटली वेरी करती है। लेकिन हम अपने सभी न्यूमेरिकल्स के लिए एक टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज के लिए हम क्या मान सकते हैं, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थर्मल कंडक्शन का, और वो आपको याद रखना है। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं, जो हमने अभी फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये इलस्ट्रेशन है। मान लिया 2 रिजर्वॉयर हैं, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 या कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लिया इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा जो रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर मान लिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और उनके बीच में एक कंपोजिट रॉड लगाई गई है जो कि 2 रॉड से मिलकर बनी है। ये जो दोनों रॉड्स हैं इनका मटेरियल अलग है लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, बस थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की अलग अलग है। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है आपको 3 टाइम्स K। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर कितना हुआ T, ये आपको फाइंड करना है। कब? स्टेडी स्टेट पे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें जो भी वेरिएबल आपसे पूछा जाएगा, हीट करंट पूछी जाए या टेम्परेचर इंक्रीज पूछा जाए या टेम्परेचर पूछा जाए, जो कुछ भी पूछा जाएगा वो सब कुछ में पूछा जाएगा स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट जब अचीव हो जाएगी तब इस एंड का टेम्परेचर कितना होगा। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जितनी हीट करंट इस रॉड में फ्लो कर रही होगी वही हीट करंट इस रॉड में फ्लो करेगी, क्योंकि जितनी हीट पर सेकेंड यहां से एंटर कर रही होगी उतनी हीट पर सेकेंड यहां से एग्जिट करेगी। ठीक, जितनी हीट पर सेकेंड यहां से एंटर करेगी उतनी हीट पर सेकेंड यहां से क्या करेगी, एग्जिट करेगी, क्योंकि सिस्टम कहां है आपका स्टेडी स्टेट में है। ठीक है, तो जरा हम क्या करेंगे, हमें टी फाइंड करना, तो इसमें कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे,
इस रॉड में हीट करंट फाइंड करेंगे और इस रॉड में हीट करंट फाइंड करेंगे। सिंस स्टेडी स्टेट अचीव है तो दोनों रॉड में जो हीट करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम। तो उन दोनों को इक्वेट कर देंगे और टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हीट करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, तो हीट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के ए डेल्टा T1 माइनस T2 अपॉन L। तो थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें हीट करंट जो H1 अगर उसको हम कहें तो वो कितना होगा, थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो वो 80 माइनस T। टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में वो सेम ही होता है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 80 माइनस T। ये T है वो भी किस में आएगा आपका, डिग्री सेल्सियस में। अपॉन लेंथ कितनी है, तो लेंथ मानी हमने L। ठीक, इस रॉड में कितनी हीट करंट फ्लो हो रही होगी, अगर उसको नाम H2 देते हैं, डेफिनेटली T जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है 3K इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 0 अपॉन लेंथ L। ठीक है। और स्टेडी स्टेट का मतलब H1 इज इक्वल टू H2। स्टडी स्टेट H1 इज इक्वल टू H2 इक्वेट कर देते हैं, के ए बाई एल टाइम्स 80 माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3KA बाई एल टाइम्स टी माइनस 0 यानी सिंपली टी। के बाई एल से के बाई एल कैंसिल आउट हो गया, तो 80 माइनस टी जो आ रहा है वो आपका 3T के बराबर आ रहा है। तो इस टी को उधर लेके जाए तो ये 40 हो जाएगा, इसका मतलब 80 जो आ जाएगा वो 40 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब T जो है वो क्या हो जाएगा, 80/4, यानी उस जंक्शन का जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, इस जंक्शन का जो टेम्परेचर आ गया वो कितना आ गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब इसी इलस्ट्रेशन से आप एक चीज और समझो, या उसको आप अलग से देख सकते हो। जैसे अगर हम ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ क्या होता है कि अगर कोई वायर है मान लिया और उसके दोनों एंड के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आ गया, V1 माइनस V2। मान लिया V1 बड़ा है, ठीक, और तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी I। और ओम्स लॉ ये कहता है जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किसके बराबर होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू जब आप अगर आपने पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं तो लिख लेते हैं अभी। सिंपली कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होता है, रो एल अपॉन ए, या इसी को हम कहते हैं एल ओवर सिग्मा ए। ठीक है। ये वैल्यूज आपको जानना जरूरी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए एल क्या होती है, उस वायर की लेंथ होती है, ए क्या होता है, उस एरिया का, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है। बाकी ये सिग्मा क्या है और ये सॉरी ये रो क्या है और ये सिग्मा क्या है। तो अगर आपको सिग्मा, सिर्फ सिग्मा से हम काम चला सकते हैं। सिग्मा जो होता है वो, जैसे अभी हमने देखा अपना थर्मल कंडक्टिविटी, वैसे सिग्मा जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है। सिग्मा क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक। तो ये ओम्स लॉ होता है। करंट जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक। तो इसी तरह से यही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं हीट के केस में, कि अगर मान लिया कोई रॉड है और उसके दोनों एंड के अबाउट कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लिया टेम्परेचर T1 है या टेम्परेचर T2, और डेफिनेटली T1 इज ग्रेटर देन T2 है मान लिया हमने, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा T। हम सिर्फ हायर में से लोअर घटा रहे हैं, तो मान लिया T1 माइनस T2 है ये। ठीक है। तो इसमें क्या फिल होगी, उसमें एक हीट करंट फिल होगी, और हीट करंट की जो वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम इस एनालॉजी को यूज करें तो वो टेम्परेचर डिफरेंस यानी T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। यहां पर रेजिस्टेंस क्या था आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यहां पे क्या आना चाहिए, थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, अगर हम वही एनालॉजी यूज करें तो। ठीक। हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया H का, वो क्या ड्राइव किया, वो ड्राइव किया KA T1 माइनस T2 अपॉन L। ठीक। क्या इसी फॉर्मूले को आप ऐसा लिख सकते हो, T1 माइनस T2 तो सिर्फ छोड़ो ऊपर, बाकी सब कुछ नीचे ले आओ, तो नीचे क्या बन जाएगा, L ओवर KA।
और ये जो है ये किसका काम करेगा, ये जो भी फैक्टर लिखा है ये थर्मल रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि अगर ओम्स लॉ हम करंट फ्लो में हीट फ्लो में लगाएं तो हीट करंट जो होनी चाहिए वो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, और फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L ओवर के। तो यहां से ये समझ में आया कि थर्मल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, L ओवर के बराबर होना चाहिए। ए के L क्या है, उस रॉड की लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और के क्या है, के है थर्मल कंडक्टिविटी। और ये हैवी क्यों, ये आप जरा देखो, ये डायरेक्टली किससे मैच कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले से एकदम मैच कर रहा है। यहाँ पे L लेंथ है, यहाँ पे भी L लेंथ है, यहाँ पे ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे भी ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे ये क्या है, सिग्मा, सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका के क्या, थर्मल कंडक्टिविटी क्योंकि ये थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ओम्स लॉ को हम जो है वो थर्मल सर्किट्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज आप देखो तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि हीट करंट जो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस हायर माइनस लोअर ही करेंगे अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर होती है, और थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, L ओवर के बराबर। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं, इसका यूज हम कैसे करेंगे। इसका यूज हम तब करेंगे, मान लिया दो रिजर्वॉयर हैं, उनके बीच में रॉड्स कुछ इस तरह से लगी हुई हैं, दो रॉड लगी हैं, फिर ये इंटरफेस है और वहां से एक तीसरी रॉड लगी हुई है, इस तरह से सिस्टम। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है L1, इसकी कुछ लेंथ L1 है, ये दोनों सेम लेंथ की हैं, और मान लिया इसकी लेंथ है L2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया है A1, इसका मान लिया है A2, इसका कुछ और है मान लेते हैं A3, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ है K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ है K2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ है K3, कुछ रैंडम सिस्टम है, और कुछ हीट यहां से फ्लो करेगी, कुछ हीट यहां से फ्लो करेगी, और ये दोनों हीट मिलकर यहां से फ्लो कर जाएगी। ठीक है, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो रॉड्स का और इस तरह से हीट कंडक्ट कर रही हो तो हम इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और पैरेलल सीरीज वाले जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो यूज कर सकते हैं। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, सीरीज में होते हैं, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होता है, R1 प्लस R2। R1 ये है, ये R2 है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इनका नेट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो कितना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, या फिर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसा कि ये सिस्टम है, इसमें ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये दोनों किसमें आपके पैरेलल में, और उनका पैरेलल का जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उसके साथ ये रजिस्टर किसमें, सीरीज में। तो आप पूरा नेट थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और नेट थर्मल रेजिस्टेंस एक बार आपने फाइंड कर लिया तो जो हीट करंट होगी, टोटल हीट करंट, वो सिंपली हो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस, अगर ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन नेट थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन करें, एक इलस्ट्रेशन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। मान लिया दो रॉड्स हैं, इस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको गिवन है, आपको इस एंड का टेम्परेचर गिवन है, यहां का टेम्परेचर मान ले दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर गिवन है आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, दोनों रॉड इक्वल लेंथ की थी, उनका एरिया ऑफ सब कुछ सेम, आइडेंटिकल, टू आइडेंटिकल रॉड्स हैं। और ये वाली जो रॉड है ये सेकंड रॉड के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कनेक्ट की हुई है। तो आपको ये जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर पूछा गया। अगर नेमिंग करें तो अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो B का टेम्परेचर कितना होगा TB, ये आपसे पूछा गया है।
ठीक है। तो आपने मान लिया टीबी का टेम्परेचर टीबी है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मान लिया यहां से कुछ करंट फ्लो कर रही है, नाम दे देते हैं इसको H1, और कुछ करंट मान लिया इधर से फ्लो कर रही है, मान लिया नाम दे दिया इसको H2, ठीक। और ये दोनों करंट मिलके इस तरफ फ्लो कर जाएंगे, मान लिया, तो इस तरफ कितनी करंट फ्लो करेगी H1, या इसको नाम दे देते हैं H3, ठीक है। किसी भी जंक्शन पे जितनी नेट करंट आ रही होती है उतनी नेट करंट वहां से जा रही होती है, सिंपल किरचॉफ लॉ है। मान लिया ये जंक्शन है, यहां से करंट आ रही है I1, यहां से करंट आ रही है I2, यहां से करंट आ रही है I3, और यहां पे करंट जा रही है I4। तो इस जंक्शन पे नेट करंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा, सभी करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होता है। या आप इसको ऐसे समझ लो, जितनी नेट करंट आ रही है उतनी नेट करंट वहां से वापस जा रही होगी। तो यहाँ पे आ कितनी रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है और I3 आ रही है, जा कितनी रही है I4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। तो यहाँ पे हीट करंट आ कितनी रही है H1, और इधर से कितनी आ रही है H2, और जा कितनी रही है H3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H3। और डेफिनेटली ये सब कुछ चल रहा होगा स्टडी स्टेट पे। स्टडी स्टेट जरा सारी वैल्यूज पुट करते हैं। H1 कितना होगा, करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात पक्की, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ढंग से समझना, आइडेंटिकल रॉड्स हैं। तो थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, L ओवर KA। तो दोनों रॉड्स की थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी, दोनों रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम होगा। बस फर्क कितना होगा कि जो AB पार्ट है उसकी लेंथ हो जाएगी L/2, BC की भी लेंथ हो जाएगी L/2, और BD जो पार्ट है उसकी लेंथ टोटल होगी L। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस भी R होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, क्योंकि रेजिस्टेंस जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेंथ हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो हाफ रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया R, तो फुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R, ठीक। अब सारी वैल्यू पुट करते हैं। H1 कितना होगा, H1 हो जाएगा 100 माइनस TB अपॉन R, प्लस H2 कितना होगा, तो हो जाएगा TB माइनस 10 अपॉन R इज इक्वल टू H3 कितना होगा, H3 आपका हो जाएगा 50 माइनस TB अपॉन 2R, ठीक। इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, H2 की जगह H3, H3 की जगह H2 लिख दिया। H2 ये करंट है, तो H2 कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा 50 माइनस TB अपॉन 2R इज इक्वल टू H3, ये करंट कितनी होगी, तो ये हो जाएगी TB माइनस 10 अपॉन R। बस अब आपको सॉल्व कर लेना है डायरेक्ट और TB मिल जाएगा। तो ये R कॉमन लेके सार से कैंसिल आउट हो गया, 2 LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2 TB प्लस 50 माइनस TB, और 2 जो LCM लिया उसको उस तरफ भेज देते हैं, तो 2 टाइम्स TB माइनस 20। TB सारे एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, तो 2 TB ये है, 2 TB ये है और TB ये है, तो इधर आ जाएगा 5 टाइम्स TB टेम्परेचर ऑफ B। बाकी सब कुछ इधर ले आते हैं, तो 200 प्लस 50 और ये 20 इधर भी पहुंचेगा, वो भी प्लस हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर आया B जंक्शन का वो आया 270 अपॉन 5, 54 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीवी का टेम्परेचर आ गया 54 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये सोच रहे होगे कि डी एंड का टेम्परेचर तो सिर्फ 50 है और टीवी का टेम्परेचर आया है 54, तो ये हीट इस तरफ कैसे फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो वो तो आपको कैलकुलेट करने के बाद में पता लगा, ठीक है। आप टीवी का टेम्परेचर कुछ भी मान लो अपने हिसाब से और कैसा भी सर्किट का डायग्राम बना दो, फाइनल आंसर जब आ जाए तब आप उसको इंटरप्रेट कर लेना। मैंने क्या मान लिया था, मैंने ये मान लिया था टीवी का जो टेम्परेचर है वो 100 से भी कम है और 50 से भी कम है, तो इसीलिए इधर से हीट इधर फ्लो करेगी और इधर से भी हीट इधर फ्लो करेगी, और टीवी का टेम्परेचर 10 से ज्यादा है तो इधर से हीट इधर फ्लो कर जाएगी, ठीक है। आप कुछ भी एज्यूम करके डायरेक्शन मान लो, कुछ भी एज्यूम करके डायरेक्शन मान लो, इक्वेशन लिख लो, क्योंकि इक्वेशन आपने जो माना है उसी के हिसाब से लिखी है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर मैं ये मान लूं, ढंग से समझना है, एकदम वियर्ड मान लेते हैं, थोड़ा और वियर्ड करते हैं इसको। अगर मैं ये मान लूं कि इस तीसरे वाले में भी जो करंट है
बीसी पार्ट में भी जो करंट है वो मैं ये मान रहा हूं कि इसी तरफ फ्लो हो रही है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एकदम वियर्ड हो गया, ए से भी इधर आ रही है, सी से भी इधर आ रही है, डी से भी इधर आ रही है, तो जा कहाँ रही है। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जा रही होगी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये मतलब है, मैंने ये मान लिया कि इधर से भी करंट इधर आ रही है। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, तो मैं इक्वेशन ये लिखूंगा कि H1 भी अंदर आ रही है, H2 भी अंदर आ रही है और H3 भी अंदर आ रही है। तो ये टोटल अंदर आने वाली करंट्स इज इक्वल टू टोटल बाहर जाने वाली करंट, और बाहर तो कहीं से जा नहीं रही है, तो बाहर जाने वाली टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी जंक्शन पे, कोई भी जंक्शन हो, नेट करंट जितनी अंदर आ रही है इज इक्वल टू द नेट करंट जितनी बाहर जा रही है। अगर किसी जंक्शन पे सारी करंट्स अंदर ही आ रही हैं, कोई करंट बाहर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब इन सारी करंट्स का सम जब आप करोगे तो ये हो जाएगी नेट करंट जितनी अंदर आ रही है इज इक्वल टू नेट करंट जितनी बाहर जा रही है। अब बाहर तो कुछ जा नहीं रही है, तो नेट करंट जितनी बाहर जा रही है वो क्या हो जाएगा, 0। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू 0। अब जरा इससे हम रिजल्ट निकालते हैं और देखते हैं क्या 54 आएगा। तो H1 कितना होगा, H1 होगा 100 माइनस टीवी अपॉन आर। जब आपने माना है कि ये करंट इधर फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ये टेम्परेचर आपने कम माना, तो 100 माइनस टीवी अपॉन आर। H2 कितना होगा, H2 होगा 50 माइनस टीवी अपॉन 2R। प्लस H3 कितना होगा, तो जो H3 होगा, जब आप मान रहे हो करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, तो डेफिनेटली इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू ज्यादा है और टीवी की वैल्यू कम है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस टीवी अपॉन आर इज इक्वल टू 0। अब जरा सॉल्व करते हैं। 2R आर 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 कॉमन लेके 0 में भेज देते हैं, 2 एलसीएम लेके भी 0 में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2 टीवी प्लस 50 माइनस टीवी प्लस 20 माइनस 2 टीवी इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2 टीवी माइनस टीवी और माइनस 2 टीवी, ये माइनस 5 टीवी हो गया, तो उधर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 टीवी। और इधर 200 प्लस 50 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 270। तो टीवी फिर से वही आ गया 270 बाई 5 यानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो जैसा आपको सर्किट मानना है वैसा सर्किट मान लो, लेकिन इक्वेशन फिर उसी सर्किट के हिसाब से लिखनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक।